बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जान सितमगर, इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 3। खुशी हुई आपके इरादे जानकर। वैसे अब हम भी कुछ ऐसे ही नेक ख्यालात रखते हैं। हाजिम बिना उसकी हरकत पर कोई जवाबी कार्रवाई किए धीरे से इसके करीब झुककर इसके वजूद से उठती महक अपनी सांसों में उतार गया था। हिबा झटका खाकर पीछे हटी थी। शावेज़ ने बेतासुर निगाहों से हाजिम को घूरते हुए नज़रें फेर ली थीं। हिबा के तन बदन में नफरत की शदीद लहर दौड़ गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था इस शख्स का सीना गोलियों से छन्नी कर दे। अरे एसपी साहिबा, इतने प्यार से देखकर हमारे सब्र को क्यों आजमा रही हैं? जल्दी से हथकड़ी लगा दें। ऐसे तो ना मेरी अगली की जाने वाली तकरीबकारी आप पर गिरां गुजरेगी। हाजिम को इसका गुस्सा और जब्त से लाल पड़ता चेहरा बहुत मज़ा दे रहा था। हेज़र ग्रीन आंखों पर साया अफगन घनघीर पलकें, गुस्से से फूले हुए सुर्खी माइल गाल और बेहद सुर्ख होता नाक, कटावदार गुलाबी होंठ जिन्हें वो अपने गुस्से से गुस्सा ज़ब्त करने के लिए मुसलसल अपने मोतियों जैसे सफ़ेद दांतों से काटती जुल्म ढा रही थी। हाजिम को इसका ये अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन ये अपने पेशे से बेहद मुखलिस लड़की इसके दिल को काफ़ी हद तक भा गई थी। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी मीर हाजिम सालार को ज़रा सी खराश भी पहुंचाने की, मगर ये लड़की इस पर वार करने की गुस्ताखी करने के बाद भी सर उठाए जिंदा सलामत इसके सामने खड़ी थी, जिसका रीज़न एक ही हो सकता था कि कहीं ना कहीं ये लड़की मीर हाजिम सलार के दिल को भा गई थी। मीर वो पुलिस वाली है, कंट्रोल करो। जितना गुस्सा तुम इसे दिला चुके हो, तुम्हारा अनकंट्रोल करना में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। इन प्यार मोहब्बत जैसे जज्बों से बिल्कुल बेपरवाह शाहवेज़ ने मीर की हरकतों पर उकता कर इसे टोका था। शाह, मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। क्या हम जेल से फ़रार होते इसे भी साथ उठा कर ले जा सकते हैं? हाजिम की निगाहें फासले पर जाकर खड़ी होती हिबा मुंतशाल से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे पहले कि शावेज़ इसे कोई करारा सा जवाब देता, जब एसपी अमार हथकड़ियाँ उठाए इसके करीब आया था। तुम लोग जो कोई भी हो, चाहे जितने भी जुराइम कर लो, मगर आज काम तुम लोगों ने किया है, मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो चुके होंगे। एसपी अमार इन दोनों के घनी दाढ़ी वाले चेहरे की जानिब देखता देती नज़रों से देखता हथकड़ी लगाता पीछे हट गया था। वो दोनों इससे कुछ नहीं बोले थे। इन दोनों ने अपने खूबरू चेहरों पर ऐसा मास्क लगा रखा था जो देखने वाले को इनका असली चेहरा ही लगता था। लंबे बाल और अजीब सी उलझी हुई मूछें, दाढ़ी, और अब तक ऐसे कई कारनामे सरअंजाम दे चुके थे, मगर आज तक एक बार भी अपना असली चेहरा किसी के सामने नहीं आने दिया था। मेरी स्टडीज़ में आ रहे हो तुम स्टडीज़ में आ रहे हो कस्टडी में आ रहे हो, सारे कस बल ना निकाल देती है तो मेरा नाम भी एसपी हिबा मुंतशाल नहीं। अब आज़ादी की ज़िंदगी भर के लिए भूल जाना। हिबा इसके करीब आकर चैलेंजिंग अंदाज में इसे घूरते इंस्पेक्टर को इसे साथ लाने का इशारा कर गई थी। नाम बहुत प्यारा है, मज़ीद प्यारा हो जाएगा अगर इस नाम के आखिर पर मेरा नाम जुड़ जाए। हाजिम एक आंख दबाकर शोखी से बोलता इसे मज़ीद पागल कर गया था। इसने गुस्से से उबलते दिमाग के साथ अपनी पिस्टल निकालना चाहा। जब अमार ने आगे आते इसे तनबीह निगाहों से देखा था। अपने हाथों से इस शख्स के सीने में गोलियां ना उतारी तो अपनी ये जॉब छोड़ दूंगी। हिबा ने दांत पीसते ज़बान से बहुत बड़े अल्फाज अदा किए थे, आने वाले वक्त से बेखबर कि ये अल्फाज इस पर कितने भारी पड़ने वाले थे। उसने इस शख्स का चेहरा नहीं देखा था। कौन था वो? और वो तुम्हारा तो बहुत करीब आकर खड़ा हुआ था ना। वो दोनों गाड़ी में बैठी यूनिवर्सिटी जा रही थी। जब फिज़ा ने प्रीसे का बुझा बुझा चेहरा देखा, सवाल किया था, नाम मत लो इस दरिंदा सिफ्त इंसान का, बल्कि वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। किस बेदर्दी से इसने इन लोगों को पल भर ख़त्म कर दिया था। कोई भला इससे जालिम कैसे हो सकता है? वो मरने वाले बेचारे किसी के बेटे बाप भाई और शौहर होंगे। इनके लवाहिकीन की बदुआएं इस शख्स को चैन से जीने नहीं देंगी। अल्लाह पूछेगा इस से मेरा केक भी ख़राब कर दिया। इस बात के लिए तो मैं इस शख्स को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। परी से वो वाक़या दोबारा याद करते रौंसे लहजे में बोली थी। इसकी तबीयत अभी ठीक से संभली नहीं थी, मगर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए इसे यूं ही जाना पड़ रहा था। सफ़ियान ने इसे बहुत रोका भी था, मगर वो अपनी पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। परी, अब खुदा के लिए इस केक को तो भूल जाओ, हम आज दोबारा चले जाएंगे केक लेने के लिए। फ़िज़ा इसका चेहरा आंसुओं भरा चेहरा देखकर फिक्रमंदी से बोले, ओ शिट, नेशनल पार्टी के रहनुमा शबीर चौधरी को रात को ब्लैक स्टार गैंग ने कत्ल कर दिया और इस गैंग के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिज़ा ने सोशल मीडिया पर छाई खबर को पढ़ते शौकी निगाहों से परीसे की जानिब देखा था, जिसकी हालत भी कुछ इस जैसी ही थी। शबीर चौहान शहबाज आफंदी के करीबी दोस्त थे।
वो लोग भी एक दो पार्टीज में इनसे मिल चुकी थी। परी को वो बहुत अच्छे लगे थे, मगर आज उनके बारे में इतनी बड़ी खबर सुनकर इसका दिल दुख से भर गया था। कितने जालिम लोग हैं ये, क्यों करते हैं ये, क्यों लोगों की ज़िंदगियों के पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह पूछे इनसे। परीसे का दिल चाहा दुनिया से ऐसे दरिंदों को ख़त्म कर दे जो दूसरों की ज़िंदगियों से खेल जाते हैं। मानी भाई जल्दी चलाएं गाड़ी, हमें यूनी से देर हो रही है। फिज़ा ने घड़ी पर टाइम देखते हुए फिक्रमंदी से कहा था। अगर असाइनमेंट सबमिट करवाने का टाइम निकल जाता तो उनके हद से ज़्यादा वक़्त के पाबंद सर ने उनसे नहीं लेनी थी। काफ़ी देर से उनकी गाड़ी की ट्रैफिक में फंसी हुई थी। मैडम जी, आगे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिनमें वही लोग हैं जिन्होंने शब्बीर चौहान को मारा है, उनकी पार्टी के लोग, और अवाम इनको कातिलों को मारना चाहती है। कैदियों वाली गाड़ी को आगे नहीं जाने जा रहा, इसलिए रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है। अब हम ना वापस पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता है। हमें कुछ घंटे तो यही इंतज़ार करना पड़ेगा। ड्राइवर की बात सुनकर इन दोनों के चेहरे पर असाइनमेंट में फ़ेल होने की फिक्रमंदी के साथ साथ इन कातलों के लिए शदीद नफ़रत छा गई थी। आप लोग बाहर ना निकले, बाहर गोलियां भी चल सकती हैं, ख़तरा है बहुत। परी को बाहर निकलते देख ड्राइवर ने इसे रोकना चाहा था, मगर वो अनसुनी करते फ़ाइल उठाकर फ़िज़ा को भी बाहर आने का इशारा करती गाड़ी से निकल आई थी। वो इस असाइनमेंट में किसी सूरत फ़ेल नहीं होना चाहती थी, इसलिए इस रश ज़्यादा एरिया से निकलकर आगे टैक्सी से जाने का इरादा किया था, और अगर मौका मिलता तो इन कातलों के मकरू चेहरे देखने की ख्वाहिशमंद भी थी। वहाँ बहुत भीड़ है लोगों की, हम फंस जाएंगे। परी आ जाओ, वापस नहीं जाते। फिज़ा इतने सारे मुतशिर लोगों का बेकाबू होता हजूम देखकर घबरा कर बोली, तुम तो चाहती हो कि इस बार सेमेस्टर में टॉप करने की बजाय मैं फ़ेल हो जाऊँ। हरगिज़ नहीं, हम जाएंगे। परी से इसकी बात भी सुने बगैर इसका हाथ खींचती आगे की जानिब बढ़ गई थी। बज़ाहिर देखने में यही लग रहा था कि पुलिस की गाड़ियों के इर्द गिर्द मौजूद हजूम शब्बीर चौहान के जयालों का था, मगर असल हकीकत इससे मुख्तलिफ थी। इस हजूम में इकट्ठी की गई भीड़ ब्लैक टाइगर फोर्स की थी, जो कि एक प्रॉपर प्लान के तहत किया गया था ताकि वो यहीं से हाजिम और शाहवेज़ को फ़रार करवा सकें। हमारे आदमी पहुँच चुके हैं। शाहवेज़ ने एक जानब लगी जाली से बाहर का मंजर देखा था। बहुत जल्द हम यहाँ से बाहर होंगे। हाजिम के होंठों पर मुस्कुराहट थी। वो अपना ये मिशन भी कामयाबी से ख़त्म कर चुके थे। वो इस वक्त पुलिस की बकतरबंद गाड़ी वैन में थे, जिसमें उनके पास 4 पुलिस एहलकार बैठे हुए थे, जिन्हें वो नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस वक्त फ़रार के लिए उन्होंने इनका बंदोबस्त करना था। चंद सेकंड ही गुजरे थे जब किसी ने गाड़ी के लॉक पर ज़ोरदार अंदाज में ज़रब लगाई थी, और साथ ही शाहवेज़ और हाजिम की क्लू भी दे दिया था। इन दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे की जानिब इशारा किया, और अगले ही लम्हे दोनों ने इन पुलिस एहलकारों को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इनकी गर्दनों पर हमलावर होकर एक मखसूस रग दबा दी थी, जिससे वो बेहोश होते एक जानब लड़क गए थे। बाहर मौजूद हजूम में इनकी फोर्स का कैप्टन जुनैद गाड़ी के लॉक पर ज़रबे लगाता आखिरकार लॉक तोड़ने में कामयाब हो गया। इसके लॉक खोलते ही शाहवेज़ और हाजिम गाड़ी से बाहर निकले आए थे। किसी भी पुलिस एहलकार को इन पर गोली चलाने की इजाज़त नहीं थी, जिस बात का वो लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। इन दोनों ने यहाँ से अलग अलग होकर निकलना था, मगर वहाँ तेज़ रफ्तारी से आती पुलिस नफरी को देखकर इन्हें अपने फरार खतरे में पड़ता दिखाई दिया था। उनको बाहर निकलता देखकर वहाँ ट्रैफिक में फंसे लोगों का हजूम उमड़ आया था। अजीब ही कोई धक्कम पेल मच गई थी। शाहवेज़ ने इंतहाई फुर्ती से एक जानिब से रास्ता बनाते आगे बढ़ना चाहा, जब अचानक नस्वानी चीख के साथ ही कोई नाजुक वजूद इसके सीने से आन टकराया था। शाहवेज़ जैसे लंबे चौड़े कसराती वजूद के आगे वो मोम सी गुड़िया आज फिर उस दिन की तरह आंसुओं में भीगी खड़ी थी। परी से जो फिज़ा को लेकर इस हजूम को चीरने निकल तो आई थी, मगर रास्ते में आकर वो बुरी तरह से फंस गई थी। चारों जानिब से मिलने वाले धक्कों ने इनको घुमा कर रख दिया था। फिज़ा का हाथ कब इसके हाथ से छूटा इसे पता ही नहीं चला था। धक्कों के बीच पुलिस वैन के करीब पहुंचते अनजाने किस जानिब से उड़ता हुआ पत्थर इसके सर पर आन लगता इसके सर को बुरी तरह जख्मी कर गया था। ये पत्थरों का सिलसिला संभला नहीं था। यह के बाद दीगरे होने वाली पत्थरों की बरसात से परीसे को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। इसे महसूस हुआ था कि अब यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगी। जब अचानक किसी मेहरबान मजबूत कुशादा सीने से टकराती वो जैसे तपती धूप से घनी छाँव में आन ठहरी थी। शाहवेज़ की सर्द निगाहें इसके जख्मी माथे पर टिक गई थी, जहाँ से खून बहता अब इसके दिल नशी चेहरे की जाने बढ़ रहा था। इस लड़की को पहचानने में इसे एक सेकंड नहीं लगा था। बिना दुपट्टे के इसके हिसार में खड़ी वो लरजती कांपती लाइट पिंक कलर की फ्रॉक में किसी अप्सरा से कम मालूम नहीं हो रही थी। स्याह घने बालों में लगा कैचर अनजाने कब टूट कर गिर चुका था। इसकी सुनहरी जुल्फें इसके नाजुक सरापे की दिलकशी को छुपाने में नाकाम थी। अगर कोई और होता तो इस हसीन परी के वजूद की दिलफरेबी में डूब जाता, जिसकी गोल गोल आंखें खौफ से मजीद फैल गई थी। मगर इस वक्त परीसी अफंदी जिसके हिसार में खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि शाहवेज़ सिकंदर था, जिसे रंगों से नफरत थी, जिसके नज़दीक प्यार मोहब्बत जैसे रिश्ते बिल्कुल बेमानी थे।
جسے مسکرانا دنیا کا سب سے ناپسندیدہ عمل لگتا تھا، جو صرف لوگوں کو گولیوں سے اڑانا جانتا تھا، جس کی زندگی اس کے مشن سے لے کر اس کے مشن پر ختم ہوتی تھی، جس کے سینے کے اندر دل نہیں بلکہ خون کا ایک لوتھڑا تھا، جس میں احساسات جذبات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شاویز سکندر کو پریسے افندی کا حسن ذرا بھی متاثر نہیں کر پایا تھا، بلکہ اسے اس نازک سی لڑکی پر ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کر غصہ آتا تھا۔ اسے اول تو لڑکیاں پسند ہی نہیں تھی، اور اگر پریسے جیسی نازک کانچ کی گڑیاں جیسی لڑکیوں سے تو اسے شدید الجھن ہوتی تھی، جو حد درجے ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا خیال تک نہیں رکھنا جانتی تھی۔ شاویز مڑنے لگا تھا جب پریسے نے انجانے کس احساس کے زیر اثر بنا اس کی جانب دیکھے اس کا بازو اپنے ملائم ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے لمس پر شاویز سکندر کو کرنٹ سا چھو کر گزر گیا تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو اپنے ذرا سے قریب بھی نہیں آنے دیا تھا۔ پلیز میری ہیلپ کریں، ایسے مت جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی یہاں۔ پریسے نے ہچکیوں کے درمیان اسے روکنے کی کوشش کرتے جیسے ہی چہرہ اٹھایا اس کی جانب دیکھا، شاویز کی داڑھی مونچھوں سے ڈھکے ماسک زدہ چہرے کو دیکھ وہ خوف کے مارے کانپ اٹھی تھی۔ شاویز سکندر کا چہرہ اس وقت اتنا ہی خوفناک دکھائی دے رہا تھا جیسے دیکھ کر کمزور دل کی مالک پریسے افندی کے ہارٹ اٹیک ہونے کے 80% چانسز تھے۔ شاویز نے ایک نظر ارد گرد کے خراب ہوتے حالات پر ڈالی، اگر یہ لڑکی اس کے راستے میں نہ آئی ہوتی تو اب تک وہ یہاں سے بہت دیر نکل چکا ہوتا۔ شاویز کے بالوں سے ڈھکی چوڑی پیشانی پر ان گنت بل نمایاں ہوئے تھے۔ اس نے ناگوار بھری نگاہوں سے پریسے کے بنا دوپٹے کے رعنائیاں بکھیرتے وجود کو گھورتے ہوئے جلدی سے اپنی سیاہ جیکٹ اتار کر اس کی جانب بڑھا دی۔ اسے پہن لو، آئندہ گھر سے کوئی ایسا کپڑا کر کے نکلو جو صرف فیشن کے لیے ہی کام نہ آئے بلکہ تمہاری عصمت کی حفاظت بھی کر سکے۔ شاویز نے سرد ٹھٹھرا دینے والی آواز میں اسے وارن کرتے ایک جانب بھیڑ چیڑ کر قریب آتے جنید کو اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی کو بحفاظت یہاں سے لے جاؤ اور اپنے آدمیوں کو کہو کہ پلان یہیں روک کر یہاں سے ہٹ جائیں۔ عام شہریوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس دھکم پیل میں، اور ان معصوم لوگوں کو ہمارے کسی عمل سے نقصان ہو، یہ ہمارا مقصد کبھی نہیں رہا۔ میں واپس پولیس کسٹڈی میں جا رہا ہوں، میرا اگلے حکم کا انتظار کرنا۔ شاویز جنید سے دھیمی آواز میں بات کرتا پریسے کو اس کے حوالے کر گیا تھا۔ کوئی شاویز سکندر سے ہیلپ مانگے اور شاویز سکندر انکار کر دے، ایسا نہ ہونا ناممکن میں سے تھا، چاہے مدد مانگنے والا اس کے دشمنوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ پریسے نے جنید کے ساتھ جاتے ہوئے مڑ کر شاویز کی جانب دیکھا، مگر وہ اب کہیں بھی نہیں تھا۔ پریسے کے دماغ میں اس شخص کی عجیب و غریب سی شکل مگر اس کے کھردرے الفاظ سے مزید مزین انتہائی سحر انگیز آواز جیسے فیڈ ہو کر رہ گئی تھی۔ رک جاؤ، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گولی چلا دوں گی میں۔ حازم جو شاویز کی جانب سے ملنے والے آرڈر پر فرار ہونے کا ارادہ ترک کرتا واپس پولیس وین کی جانب بڑھ رہا تھا جب اپنے دائیں جانب سے ایس پی ہیبا منتشال کی دل فریب مترنم سی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے جان بوجھ کر ہاتھ اوپر کرتا اس کی جانب مڑا تھا، جیسے یہی کر رہا ہو کہ ہیبا نے اسے واقعی بھاگتے پکڑا ہے۔ پہلی بار ایسی لڑکی دیکھی ہے جس کی کوئی بھی بات گولی لفظ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی تھی۔ حازم نے جلدی سے چند قدم آگے بڑھاتے ہاتھ بڑھا کر ہیبا کے سر پر رکھ دیا تھا۔ ہیبا جو اس کی گستاخی پر غصے سے پاگل ہوئی گولی چلانے ہی والی تھی جب اپنے سر کے قریب عین حازم کے ہاتھ والی جگہ پر بوتل ٹوٹنے پر وہ پل بھر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ حازم نے اس کے سر پر ہاتھ اس کی طرف پھینکی تھی، کانچ کی بوتل بچانے کے لیے رکھا تھا جو حازم کے ہاتھ پر ٹوٹتی اسے لہولہان کر گئی تھی۔ یہ ہیبا نے کچھ بولنا چاہا تھا۔ ایس پی ہیبا جلدی سے اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھی۔ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے تھے، یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، جلدی سے نکلنا ہوگا۔ عمار کی بات پر ہیبا ایک سخت نگاہ حازم کے خون آلود ہاتھ پر ڈالتے ہوئے اس کے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے نزدیک یہ بھی اس شخص کی کوئی چال تھی جو بہت سوچنے کے باوجود بھی وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ایس پی ہمدان صدیقی، آپ کو میں نے یہاں ایک بہت اہم کیس سونپنے کے لیے بلایا ہے۔ ابھی کال موصول ہوئی ہے کہ این پی پی کے سابقہ چیئرمین اشفاق بٹ کے پوتے کو بھی اسکول سے واپسی پر اغوا کر لیا گیا ہے۔ پچھلے 5 گھنٹوں کے اندر یہ تیسرا بچہ اغوا ہوا ہے، اور وہ بھی ملک کی بڑی بڑی سیاسی شخصیات کی فیملیز ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے سر، یہ کام بلیک سٹارز گینگ کے لوگ ہی کر رہے ہیں اپنے لیڈرز کو آزاد کروانے کے لیے۔ شبیر چوہان جیسی اتنی بڑی سیاسی جماعت کے قتل کے بعد ملک کے حالات ناقابل یقین حد تک خراب ہو چکے ہیں، جنہیں ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میں آپ اور آپ کی ٹیم کو دے رہا ہوں۔ یہ سارے ایریا ہمارے انڈر آتا ہے۔ ہمارے یہاں اب مزید کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی لوگ بچوں کو اغوا کرنے یہ گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں، میں بہت جلد انہیں گرفتار کر کے بچوں کو بازیاب کروانے کی کوشش کریں، مگر دھیان رکھیے گا ان بچوں کو ذرا سی بھی خراش نہیں آنی چاہیے۔ اے آئی جی صاحب شہر کی خراب ہوتے حالات کو دیکھ رہے تھے، پریشانی میں سیاسی شخصیات کا انوالو ہونے کی وجہ سے ان پر پریشر مزید بڑھ چکا تھا۔
बढ़ चुका था, जिसका उन्होंने एक ही हल ये निकाला था, अपना सारा बोझ एसपी हमदान के कंधों पर डाल दिया। इस बात पर यकीन होते कि एसपी हमदान सिद्दीकी हर बार की तरह इस मामले को भी संभाल लेगा। कंटिन्यू जारी है।